कैंसर का नाम सुनते ही कोई भी घबरा जाता है, लेकिन साइंस और अगर हम तकनीक की बात करें तो लगातार उसने तरक्की की है। पहले जैसे ही कैंसर होता था तो उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो बोन मैरो जो ट्रांसप्लांट है उसको किया जाता, लेकिन अब एक और नई तकनीक आई है सामने जिससे कैंसर में इलाज करने में मदद मिलती है। उस थेरेपी का नाम है कार टी सेल थेरेपी। क्या है ये, कैसे ये काम करती है, ज़्यादा बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ जो डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं, जिनका नाम है डॉक्टर पंकज मल्होत्रा, जो एचओडी हैं। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल, कैंसर का नाम सुनते ही घबराहट होनी शुरू हो जाती है। पहले इसका क्या ऑल्टरनेटिव था और अब नई थेरेपी आई है, उससे कैसे इसका फ़ायदा मिलेगा? थैंक यू। सो कैंसर, जैसा कि आपने कहा कि अभी भी जैसे ही हम वर्ड बोलते हैं तो एक मन में घबराहट शुरू हो जाती है। तो कैंसर तो काफ़ी देर से जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है ह्यूमैनिटी में, लेकिन और इसके लिए शुरू में सिर्फ सर्जरी हुआ करती थी, फिर हार्मोनल थेरेपी आई, फिर 1900 में रेडिएशन थेरेपी आई, फिर 1950-60 से कीमोथेरेपी आई। और कीमोथेरेपी इतने साल चली कि उसी से ही जो है ना, एक जैसे कैंसर वर्ड बोला जाता है ना तो आदमी के मन में आ जाता है कि अच्छा बहुत भयानक कीमोथेरेपी होगी, बाल झड़ेंगे, मुंह में छाले पड़ेंगे, उल्टियाँ आएंगी और बुरी हालत हो जाएगी। तो वो एक पिक्चर सी आ जाती है, तो इसलिए सब लोग कैंसर के नाम से भी डरते हैं और कीमोथेरेपी से भी डरते हैं। सन 2000 में जो है वो इम्यूनोथेरेपी की जो है ना आनी शुरू हो गई। लेकिन उस वक्त भी इम्यूनोथेरेपी बड़ी प्रीलिमिनरी थी, जिसकी वजह से जो एक उसका इनिशियल प्रॉमिस था कि ये कैंसर को काफ़ी ठीक करेगी, वो हो नहीं पाया। लेकिन जैसे कि आपने बताया कि साइंस लगातार एडवांस हो रही है, तो उसी एडवांसमेंट में जो है जब बोन मेरो ट्रांसप्लांट आया कि अगर कोई कीमोथेरेपी काम नहीं कर रही है, इम्यूनोथेरेपी काम नहीं कर रही है, तो हम बोन मेरो ही चेंज कर दें जिससे कि पेशेंट जो है वो ठीक हो जाए। खासकर जो ब्लड कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, ल्यूकीमियाज बोलते हैं हम, ल्यूकीमियाज, लिम्फोमाज, इनको। तो अब उसी का ही एक ऑल्टरनेटिव जो है, बोन मेरो ट्रांसप्लांट का ही एक ऑल्टरनेटिव जो आ रहा है, जो बिल्कुल ही नई फॉर्म ऑफ थेरेपी है, उसका नाम है कार टी सेल थेरेपी, जिसका मतलब है कैमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। तो कार टी सेल थेरेपी में हम क्या करते हैं कि जो हमारी बॉडी के डिफेंस सेल हैं, जैसे ही बॉडी में कैंसर होता है या कोई कोई भी जब बॉडी में इंसल्ट होती है, इन्फेक्शन होती है, तो हमारे ये बॉडी के टी सेल्स फाइट करते हैं। लेकिन जब कैंसर पूरा बन जाता है तो ये टी सेल्स की फाइटिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। आप कह लो कि ये एक तरह से कैंसर सेल इनको निष्क्रिय कर देते हैं, मतलब इनका एक तरह से काम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, इसलिए कैंसर सेल्स बढ़ते रहते हैं। तो हम जो नई टेक्निक आई है इसमें क्या करते हैं कि हम इन सेल्स को बॉडी से निकाल लेते हैं, जैसे कि प्लेटलेट्स लेते हैं, सिंपल वैसा ही मेथड है, कोई बहुत बड़ा मेथड नहीं है। इन सेल्स को हम निकाल के इनको काउंट कर लेते हैं। उसके बाद इन सेल्स को हम एक लेबॉर्ट्री में भेजते हैं, जो कि जो पीजे में हमने किया, तो यहाँ पे हमने सेल्स को निकाल के बेंगलोर जो है वो भेजा। तो ऑब्वियसली उसके लिए बड़ी सारी टेक्निकलिटीज़ हैं, क्वालिटी इंश्योरेंस है, बड़ा कुछ है। तो इन सेल्स को जब हम बेंगलोर में फिर भेजते हैं, वहाँ पे जो लेबॉर्ट्री है जिसके अंदर इन सेल्स को जो है वो दोबारा से इनको कह लो कि एक्टिवेट किया जाता है। इन सेल्स को फर्दर आप कह लो मिसाइल्स लगाए जाते हैं और इनको एक्सपेंड किया जाता है, एक पर्टिकुलर नंबर तक इनको एक्सपेंड किया जाता है। और जब वो एक्सपेंड हो जाते हैं उतने उनका क्वालिटी चेक हो जाता है, उन सेल्स को फ्रीज़ कर दिया जाता है। और जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, फिर हम यहाँ पे पेशेंट को एडमिट करके उसकी बॉडी को थोड़ा सा प्रिपेयर करते हैं। उसमें कुछ कीमोथेरेपी मिलती है, लेकिन ये कीमोथेरेपी वो वाली नहीं है जिसमें बाल झड़ते हैं, या वैसी वाली कीमोथेरेपी है। तो उसको हम कीमोथेरेपी देते हैं ताकि बॉडी प्रिपेयर हो ये सेल्स जो मॉडिफाई हुए हैं इनको एक्सेप्ट करने में। यानी सर, मैं रोक रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि जब ये तमाम प्रोसेस किया जाता है, सर जब ये आप थेरेपी देते हैं पेशेंट को, मरीज़ को दी जाती है, तो सर इसका क्या अभी तक का क्या रिजल्ट सामने आए हैं? क्या इसे शुरुआत इसकी हो गई है भारत में, या फिर पीजीआई पहला ऐसा संस्थान है जहाँ पर इसको अभी प्रयोग के तौर पे किया जा रहा है? सो जो कार टी सेल थेरेपी है, इसके एक्सपेरिमेंट तो काफ़ी साल पहले शुरू हो गए थे। दुनिया में तकरीबन 2012 में एमिली वाइट करके एक लड़की थी जिसका ल्यूकीमिया बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद भी वापस आ गया था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यूएसए में उसको पहली बार दिया गया था। और वो लड़की अभी भी बिल्कुल ठीक ठाक है, और उसने एमिली वाइट फाउंडेशन करके एक अपनी एनजीओ भी खोली है, हर साल वो फ़ोटो खिंचाती है। लेकिन वो बिल्कुल
प्रीलिमिनरी था, उस वक्त किसी को कुछ नहीं पता था। तो 4 से 5 साल अमेरिका में लगे इसको अप्रूव करने में। तो 2017 में जो है अमेरिका में ये थेरेपी अप्रूव हुई। और लेकिन इसकी कॉस्ट ऑफ थेरेपी काफ़ी ज़्यादा है, 4 से 5 करोड़ के बीच में जो है अमेरिका में इसकी कॉस्ट है। तो इंडिया में भी जो है इसकी कुछ प्रीलिमिनरी तो जो है ना रिसर्च शुरू हो गई थी 2015-16 में, और ये आईआईटी मुंबई ने टाटा मेमोरियल के साथ शुरू की थी, लेकिन उनको 4-5 साल लग गए इसको बनाने में। तो एक तो आईआईटी मुंबई टाटा वालों के साथ जो है इसको ट्राई कर रहा है। जो हमने टेक्नोलॉजी पीजीआई में यूज़ की है, ये इम्यूनील करके कंपनी है, जो कि इन्होंने क्या किया है कि ऑलरेडी स्पेन में जो ट्रायल हुए हैं उन ट्रायल को डायरेक्टली टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट कर लिया। उन्होंने सोचा कि बजाय कि हम 4 से 5 साल रिसर्च करें, दे जो ऑलरेडी चल रहा था स्पेन में उसको इंपोर्ट कर लिया, और उस टेक्नोलॉजी को बेंगलोर बेस्ड लेबोरेटरी में उन्होंने उसको बना दिया, उसको स्थापित कर दिया। और शुरू में उन्होंने इसे बेंगलोर के और अपोलो के हॉस्पिटल्स लिए थे, अपोलो चेन्नई का, लेकिन बाद में उनको लगा कि अगर हमें पूरे देश में देनी है तो पीजीआई को भी होना चाहिए साथ में, और पीजीआई का इंस्टीट्यूट का नाम भी है। तो फिर उन्होंने हमें अप्रोच किया और फिर हमने ये ट्रायल जो है ये किया। तो पीजीआई पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे ये CAR-T के जो है वो ट्रायल हुए हैं। और जो कि मैं पहले भी बता रहा था कि हम पेशेंट्स को प्रिपेयर करके फिर देते हैं, और इसके रिजल्ट्स फिर हम 1 महीने तक देखते हैं, 3 महीने तक देखते हैं, और रेगुलर फॉलोअप करते रहते हैं पेशेंट की। कोई खास दवाई नहीं चलती उसके बाद। मतलब ये एक वन शॉट काइंड ऑफ अ थेरेपी है। जैसे कीमोथेरेपी तो हमें बार बार साइकिल्स देने पड़ते हैं, हर 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद हमें लगातार 6 महीने 8 महीने के लिए देना पड़ता है। बोन मेरो ट्रांसप्लांट करते हैं उसके बाद भी हमें कुछ ना कुछ जो है कॉन्टीन्यूसली दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, उसमें रिएक्शंस भी होते हैं जिसको GVHD बोलते हैं। तो ये वाली थेरेपी क्योंकि आपके खुद के सेल्स हैं, तो ये इनिशियल जो है वो कई बार रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसके बाद जो है कोई खास दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत मिनिमल दवाई जो है इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए जो है वो चलती है, और हम हर महीने 3 महीने पे 6 महीने पे इन पेशेंट्स को हम रेगुलर चेकअप करते रहते हैं। तो उम्मीद है कि ये इंडिया में अभी तो ट्रायल बेसिस पे ही चली है, और ल्यूकीमिया और लिम्फोमा वाले पेशेंट्स के लिए ही चली है। और हम जो उम्मीद कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से हम जो है वो माइलोमा करके एक और बीमारी है उसके लिए ये शुरू कर रहे हैं। और जो पहले वाली हमने ल्यूकीमिया लिम्फोमा के लिए जो हमने भी किया है, टाटा ने भी किया है, दोनों ने ही जो है वो ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अपने रिजल्ट सबमिट किए हैं, और हम गवर्नमेंट की अप्रूवल की वेट कर रहे हैं। तो जैसे ही ये गवर्नमेंट अप्रूव करती है, तो आप कह लीजिए कि एशिया में, इस पार्ट में, साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री हो जाएगा जहाँ पे ये अप्रूवल मिलेगी, और आम पब्लिक के लिए भी ये अवेलेबल हो जाएगी। तो एक तरह से देखा जाए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट इसे कहा जा सकता है, क्योंकि ख़ास तौर पर जब कैंसर की बात होती है तो जो इलाज है जिसके लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, लोग डरते हैं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए सहायक होगा। अच्छा सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो अभी ये ट्रायल्स किए हैं, कितने पेशेंट्स पे किए हैं और उसका सक्सेस रेट क्या है? हमने ये 3 पेशेंट्स में जो है पीजीआई में किया। जो पहला पेशेंट था वो ल्यूकीमिया का पेशेंट था, ब्लड कैंसर का पेशेंट था, जिसका कि कीमोथेरेपी चल रही थी, लेकिन उसके रिजल्ट्स ये शो कर रहे थे कि अकेले कीमोथेरेपी से वो पेशेंट जो है वो ठीक नहीं होगा, और उसका ल्यूकीमिया जो है वो वापस आ रहा था। तो उसमें हमने सबसे पहले ट्राई किया। उसके बाद हमने एक 50 साल के पेशेंट को लिया जिनको लिम्फोमा था। उनको भी जो है पहले कीमोथेरेपी मिल चुकी थी, उनमें ट्रांसप्लांट होना था, लेकिन किसी कारणवश ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया उनका। और उसके बाद हमने खाने वाली दवाई दी थी जिसके ऊपर उनकी बीमारी बढ़ रही थी। तो ट्रांसप्लांट हो नहीं सकता था, खाने वाली दवाइयों से उनकी बीमारी बढ़ रही थी। तो ये ऑप्शन उनके लिए काम जो है ना, हमने कहा उनको और उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो उनको हमने दी। और थर्ड पेशेंट फिर हमने एक ल्यूकीमिया वाला लिया, जिसको कि अगेन उसकी भी बीमारी जो है पूरी कंट्रोल नहीं हो रही थी कीमोथेरेपी से। तो ये तीनों पेशेंट्स को जब हमने दवाई दी है, पहले पेशेंट को हमने मार्च में दी थी, 14 मार्च को दी थी, सेकंड पेशेंट को हमने अप्रैल के लास्ट में, और थर्ड पेशेंट को जून के पहले हफ्ते में दी थी। तो ये तीनों पेशेंट्स का जब हमने 1 महीने पे चेकअप किया, पेट स्कैनिंग की, बोन मेरो दोबारा से की, तो ये तीनों के ही जो हैं रिजल्ट्स बिल्कुल नेगेटिव थे। मतलब तीनों में ही जो बीमारी है उसका एक भी अंश नहीं था। लेकिन हम इन पेशेंट्स को फॉलो अप पे रख रहे हैं, क्योंकि अभी प्रीलिमिनरी हैं रिजल्ट्स, तो ऑब्वियसली हम 3 महीने पे देखना चाहेंगे, 6 महीने पे देखना चाहेंगे, 1 साल पे देखना चाहेंगे कि इन पेशेंट्स को क्या होता है। ओवरऑल इंडिया में 24 पेशेंट्स पे जो है वो ये रिसर्च की गई है,
और उसमें जो रिजल्ट्स हैं अभी तक के, उसमें उन्होंने कहा है कि ऑलमोस्ट 88% के पेशेंट्स के करीब जो हैं वो ठीक चल रहे हैं। ठीक है। हाँ सर, क्योंकि आपने कहा कि इस थेरेपी की बाहर बहुत कॉस्ट है, 3 से 4 करोड़ का खर्च आता है। अगर भारत में इसकी कॉस्ट की बात करें तो अभी फ़िलहाल क्या कॉस्ट चल रही है, और क्या अप्रूवल के बाद, तमाम चीज़ें पूरी होने के बाद, क्या इसकी कॉस्ट डाउन आएगी, मरीजों को फ़ायदा होगा उसका? सो ट्रायल तो जो होता है उसमें टोटली फ्री किया जाता है, ट्रायल में पेशेंट से कोई चार्ज नहीं किया जाता है। तो क्लिनिकल ट्रायल में तो कोई भी पेशेंट आता है तो उसको हम कहते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन क्लिनिकल ट्रायल में ये नहीं पता होता कि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी होती है, तो इसलिए थोड़े से चेकअप ज़्यादा होते हैं, बोन मैरोज होते हैं। तो ये कई बार पेशेंट्स, कई लोगों को अच्छा लगता है, कईयों को नहीं अच्छा लगता, बट ट्रायल्स ऑब्वियसली कि ह्यूमैनिटी को और साइंस को आगे बढ़ाना है तो ट्रायल्स करने ज़रूरी हैं, लेकिन इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो जब गवर्नमेंट अप्रूव दे देगी तो उम्मीद है, हमने एक सर्वे एक्चुअली करके देखा था कि सभी जो डॉक्टर्स थे, तो हमने उनका एक सर्वे करके देखा था जिसको कि हमने पब्लिश भी किया है। हमें ये लग रहा है कि शायद इनिशियल कॉस्ट तो ज़्यादा ही होगी, क्योंकि आपको लेबॉर्ट्री सेटअप करनी है, आपको ये ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ये सब कुछ है, तो शायद इनिशियली ये 60 से 70 लाख में इंडिया में आए, जो कि बाहर मैंने बताया 4 से 5 करोड़ है। लेकिन जैसे जैसे और कंपनीज आएंगी और टेक्नोलॉजी जो है वो इजीली अवेलेबल होनी शुरू हो जाएगी, तो उम्मीद है ये 15-20 या 20-25 लाख तक आके सेटल हो जाएगी, जो कि जितनी की ट्रांसप्लांट की कॉस्ट है तो उसी के आसपास जो है इसकी कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। तो सर, अगर हम इस कैंसर की पेशेंट्स की बात करें पूरे देश भर में, तो कितने कर मरीज़ है जो हर साल इस बीमारी से ग्रसित रहते हैं, सफ़र करते हैं? सो कैंसर जो है वो एक बहुत सारी बीमारियों का मिश्रण है। जैसे कि हर एक बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, तो उनका हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैंसर्स हैं। तो आप कह लीजिए कि कैंसर उतनी ही बीमारियां हैं जितनी कि हम कहें कि सड़क पे कारें चल रही हैं, स्कूटर चल रहे हैं, थ्री व्हीलर चल रहे हैं। तो हर एक बीमारी, हर एक कैंसर की बीमारी का जो है वो अलग अलग तरह से इलाज होता है। कुछ का सिर्फ कीमोथेरेपी से होता है, कुछ का इम्यूनोथेरेपी से होता है, किसी का कुछ सिर्फ सर्जरी के साथ होता है, और बहुत बार जो है कैंसर्स का वो कॉम्बिनेशन से होता है। तो जो पीजीआई की हमारी एक रजिस्ट्री चल रही है टाटा वालों के साथ, चंडीगढ़, मोहाली, संगरूर और मानसा करके, जिसमें कि हम हाउस टू हाउस सर्वे जो है वो करके देख रहे हैं। उसमें और एक चंडीगढ़ में अकेली रजिस्ट्री भी चल रही है एनसीडी की, जिसमें कि हम ये कैंसर का इंसिडेंस देख रहे हैं। तो आप ये कह लीजिए जो चंडीगढ़ वाली रजिस्ट्री है उसमें तो जो है वो कैंसर्स जो हैं उनका नंबर जो है वो इवन हार्ट प्रॉब्लम से भी ज़्यादा आया है। दुनिया में ये सोचा जाता है कि हार्ट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है और उसके बाद कैंसर है, लेकिन जो जो हमारे प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशन चंडीगढ़ में है उसमें कैंसर्स का नंबर ज़्यादा आ रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम्स उसमें थोड़ी सी कम आई हैं। एग्जैक्ट नंबर में भी आपको कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में बता दिया जाएगा, क्योंकि वो उसका एनालिसिस जो है रजिस्ट्री का चल रहा है। तो ये बिल्कुल प्रीलिमिनरी ऑब्जर्वेशंस हैं, और उसमें भी देखा गया है कि लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है, और आदमियों में जो है वो प्रोस्टेट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। ओवरऑल अगर आप फिगर की बात करते हो तो हम ये कहते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में पूरे अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख के करीब जो है एक साल के अंदर मरीजों का जो है वो डायग्नोसिस होता है कैंसर पेशेंट्स का, और उसमें से तकरीबन जो है एक साल के अंदर 8 से 10 लाख लोग जो हैं वो दे आर नॉट एबल टू मेक अप, मतलब वो क्योर नहीं होते हैं, और उनके कुछ की तो या तो डेथ्स हो जाती है या वो कुछ और प्रॉब्लम्स के साथ उनको दे आर नॉट एबल टू मेक आउट। सो काफ़ी ज़्यादा है, 50% चांस ऑलमोस्ट आप लगा के चलिए कि जिनका डायग्नोसिस हुआ है उनमें से काफ़ी सारे लोग जो हैं अभी भी पूरे उनको हम ठीक नहीं कर पाते हैं। और उसका सबसे बड़ा एक रीज़न है कि यहाँ पे हमारा रूटीन हेल्थ चेकअप नहीं है, और ज़्यादातर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो वो तीसरी या चौथी स्टेज में ही आते हैं। और हम हर बार ये कहते हैं कि कैंसर कोई भी जो है वो पहली स्टेज में हो, दूसरी स्टेज में हो, तो उसमें क्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब कैंसर ऑलरेडी थर्ड या फोर्थ स्टेज में चला गया है तब चांसेस जो हैं कम हो जाते हैं। साइंस बहुत एडवांस कर रही है, उनमें भी हम पहले से काफ़ी कैंसर्स को ठीक कर पा रहे हैं, बट अगर हम थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर पाएँ लोगों में कि उन अपना रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, और अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है उसको चेकअप कराएं, खासकर 45-50 साल की एज के बाद, तो हो सकता है पहली या दूसरी स्टेज में कैंसर पकड़ा जाए और हम उसको क्योर भी कर पाएँ। बिल्कुल।
तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर पंकज मल्होत्रा, जिनका सीधे तौर पर अगर हम कहें तो कैंसर का अब रामबाण इलाज है वो भारत में आने वाला है, और बहुत जल्द जो कैंसर के मरीज़ हैं वो इस बीमारी से बहुत जल्द है वो ठीक हो सकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट चांदी राम के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।